Good evening, everyone. Today we will do newspaper of Indian Express now of 19 December 2022. Welcome to Ansarkari. So, first article talks about the development schemes that has been initiated by the UP government. The whole article is dedicated towards it, of which only important points will be taken out. There are four articles, in which third article talks about the digital platform Nivesh Sarathi, which is one of the one-stop solution for the investor. It provides seamless response to queries, grievances and filing investment intent. मतलब एक प्लेटफॉर्म है निवेश सराथी जिसपे अगर कोई भी इन्वेस्टर जाएगा और तो उसको हर चीज का सोल्यूशन मिल सकता है. इट इज formed to take care of investment from US, UK, UAE, France, South Africa, etc. तो वन स्टॉप सोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि आसानी हो, रेट टिपिज्म कम हो सरकार के अंदर में, फिर करप्शन थोड़ा कम हो, साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े. इसके कारण न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म जो निवेश सारथी है उसे लाया गया है. इट विल मेक इंडस्ट्रियल फ्रेंडली एनवायरनमेंट. इट विल हेल्प to initiate compliances easily. It will be user friendly. तो ये पूरा स्कीम इसको लिख सकते हैं ताकि आंसर में आप बोल सकते हैं कि फॉर इंक्रीजिंग द रैंक, या फिर बोल सकते फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया शुड इम्प्लीमेंट schemes such as Nivesh Sarathi of UP, which is a digital platform, and it caters to the investors investing money in the country. ऐसे कर लिख सकते हैं. Then next point talks about IT cities in Ford region. IT park is very important to meet the fourth industrial revolution growth in India. तो कहाँ पे रोगे? पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड में चार जगह में आईटी क्षेत्र होगा, मतलब आईटी पार्क स्टैब्लिश होगा. इट विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ. और state to have a data center hub. Data center is very important because it acts like a server to the social media platform, e-commerce and data centric sites in India और in world. तो डेटा सेंटर होने से जो डेटा लोकलाइजेशन का पॉलिसी है वो भी स्ट्रांग होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है और साथ ही साथ सर्विस देने में आसानी होता है. तो डेटा सेंटर विल बी established in Greater Noida. In which the government will bear the cost of supply of one or two feeder required for data center. Then दो जो पॉइंट था इसमें से पहला है डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश सारथी और सेकंड में आईटी पार्क और डेटा सेंटर. थर्ड पॉइंट इन यूपी टूरिज्म कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए सरकार ने सब्सिडी लाया है. इसमें टाइप्स ऑफ ग्रांट विल बी इंट्रोड्यूस फॉर एंटरप्रेन्योर. फर्दर rebate will be for women and STSC to encourage them to join setting up of tourism unit under focus tourism destination. जो सब्सिडी मिलेगा फॉर वर्नरेबल सेक्शन SC ST एंड ऑल्सो द वीमेन, उसी कारण बढ़ावा मिलेगा टूरिज्म सेक्टर में. और साथ ही साथ दे विल बी एग्जेम्पशन फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी अंडर न्यू टूरिज्म पॉलिसी. 100% एग्जेम्पशन होगा स्टैम्प ड्यूटी में. फॉर द हेरिटेज होटल है, जहाँ पर होटल है, जो हेरिटेज साइट है वहाँ पर होटल है, उन्हें एक स्पेशल इंसेंटिव दिया जा रहा है अंडर सब्सिडी. और 6 पॉइंट टूरिज्म फोकस डेवलपमेंट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, इको टूरिज्म. फिर और कंपटीशन होना चाहिए होटल के बीच में या फिर हेरिटेज साइट्स के बीच में कंपटीशन होना चाहिए विद इन द स्टेट, ताकि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो बात करते हैं वो विद इन द स्टेट भी होना चाहिए. तो ये जो 4-5 पॉइंट है इससे टूरिज्म बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा अप्रोक्सीमेटली टू 10 लाख यूथ इन नेक्स्ट 5 years.
तो इसको लिख सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट इन केरला। अभी हम लोगों ने यूपी का बात किया था, अब डेवलपमेंट केरला। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि इंडिया फर्स्ट आईटी पार्क कहाँ पर है, वो केरला में है, टेक्नो पार्क। आईएनएस विक्रांत वो भी मेड इन केरला है। फर्स्ट डिफेंस पार्क इन इंडिया वो भी केरला में। तो ये वन वर्ड प्रीलिम्स में आ सकता है। देन के स्विफ्ट, इंडिया, ये तो इंडिया बेस्ड ऐसा नहीं बोल सकते, के स्विफ्ट एक प्लेटफॉर्म है। फर्दर, फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर एयरपोर्ट वो कहाँ पर है, तो CIAL। अब CIAL है क्या, तो इसको सर्च करते हैं। CIAL, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इन इंडिया डेवलप्ड अंडर PPP स्कीम। तो ये 4 पॉइंट हो गए जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए और स्टेट सर्विस के लिए। देन नेक्स्ट आर्टिकल, टॉक्स अबाउट द विक्ट्री ऑफ अर्जेंटीना इन वर्ल्ड कप। कल का मैच जो था बहुत इंटरेस्टिंग था, इट वॉज वेरी थ्रिलिंग। इट it was one of the best match in World Cup because both the team have scored pretty much 3-3 after 90 minutes also in 15-15 match. Then in the penalty Argentina won against France. तो ये है। तो नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट प्लान्स टू रेज ड्यूटी ऑन नॉन एसेंशियल गुड। जो नॉन एसेंशियल गुड है उसका इनकरेज करने के लिए कि इनकरेज इम्पोर्ट जो है वो बढ़ते जा रहा है और दुनिया भर में स्लो डाउन भी हो रहा है। साथ ही साथ देयर इज ऑल्सो स्लो डाउन इन एक्सपोर्ट। इसलिए जो सरकार है वो कंसर्न है रिगार्डिंग ग्रोइंग ट्रेड डिफिसिट। यहाँ का देख सकते हैं ट्रेड डिफिसिट वाइडनिंग हो रहा है, मतलब देयर इज़ अ ग्रोइंग ट्रेड डिफिसिट। और उसको काउंटर करने के लिए सरकार ने एक प्लान किया है जैसे टू रेज द ड्यूटी ऑन नॉन एसेंशियल गुड्स, that is to push import export and disincentivize import। तो अगर आप देखेंगे सेकंड यहाँ पर, तो कौन कौन सा इंपोर्ट में सरकार ने इंक्रीज किया कस्टम ड्यूटी, दैट इज LED लाइट, फर्दर ज्वेलरी, लाउड स्पीकर, स्मार्ट मीटर, हेडफोन, ईयरफोन, also the phones made in China, etc. तो ये बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बाकी दे आर डेटास गिवन। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट आधार कार्ड एंड वोटर ID। इलेक्शन कमीशन हैड कलेक्टेड अराउंड 54 करोड़ आधार कार्ड नंबर, जिसमें बोला गया था कि आधार कार्ड जो लिंक करना है वोटर ID से वो होना चाहिए टू वीड आउट बोगस वोटर कार्ड एंड ऑल्सो बोगस आधार कार्ड। तो कैसे होगा, तो उसके लिए इलेक्शन कमिश्नर ने एक स्कीम लॉन्च किया, इसमें देयर विल बी अ लिंकेज बिटवीन आधार कार्ड एंड वोटर ID। तो अभी तक इतना ही हुआ है, एक तरह से 54 करोड़ आधार कार्ड कलेक्टेड। अब है कि जो मिनिस्टर ने रिप्लाई किया कि आधार नंबर आर स्टोर्ड इन रिपोजिटरी कॉल्ड एज आधार डेटा वॉल्ट, जो रेगुलेट करता है UIDAI के अंदर में। फर्दर इट फॉलोज द गाइडलाइन प्रिस्क्राइब्ड बाय UIDAI, डज नॉट स्टोर द आधार नंबर इन इट्स डेटाबेस, it is only used for authentication purposes, or ECI does not have any personal information regarding आधार डेटाबेस। तो आधार का जो डेटाबेस है जो इसको लिंक किया जा रहा है और वोटर ID से, उसमें इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन लोगों का जो आधार डेटा है वो नहीं दिखता है। इट इज़ ओनली फॉर
ऑथेंटिकेशन कि वो सही आदमी है कि नहीं, उनका वोटर आईडी सही कार्ड है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए. देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द इंक्रीज इन ऑर्गन डोनेशन आफ्टर पैंडेमिक. There has been around 12,300 organ donated after 2021. Organ donate कौन करता है? By the kin, by the family of the victim who has suffered brain death or cardiac arrest. तो पहले डिक्रीज हुआ था बिफोर पैंडेमिक, फिर अभी स्लाइट इंक्रीज हुआ है. तो क्या दिखाता है? तो 2-3 पॉइंट है. पहला पॉइंट है कि इट इज़ मोस्टली इन कमिंग फ्रॉम 15 स्टेट एंड मोस्टली डिपेंडेंट ऑन सदर्न स्टेट एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. दीज 5 स्टेट अकाउंट फॉर 85% ऑफ द टोटल डोनेशन ऑफ द डिजीज. ये है. देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट इंडिया ग्रीक कॉमन रूट इन हिमाचल विलेज ऑफ अलेक्जेंडर सोल्जर. मलाना जो हिमाचल प्रदेश का एक विलेज है, होस्ट रेसिडेंट क्लेम टू बी डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ सोल्जर्स इन ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी. तो क्या हुआ था, कैसा स्टोरी है कि आफ्टर डिफीटिंग द पर्शियन एम्पायर अलेक्जेंडर एंटर्ड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट by 327 BC. He advanced into Punjab and where he defeated Porus in the battle of Hasdapis. और उसके बाद his army was war weary, he was feeling sick, homesick, and also the general were not confident enough to move forward because of the fear of Nanda army that were in Magad area. तो उसके बाद most of the army and general stayed back and some of them settled in isolated Himalayan village and some of his descendants जो village soldiers का है they are continuing living in the Himachal village. लेकिन ये सिर्फ स्टोरी है, उनका अभी तक जेनेटिकली आइडेंटिफाई नहीं किया गया है. लेकिन जो बात इम्पोर्टेंट है कि ये दर्शाता है द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रीक एंड इंडिया. देन नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट द एम्स सर्वर हैक इशू. लास्ट वीक there was a cyber attack on AIIMS in which the data were compromised, including the VIP list also and also the normal citizen, common citizen. So regarding that, the Delhi police have asked a CBI to collect IP address details by seeking help from Interpol. तो CBI जो है वो नोडल एजेंसी है इंडिया में. they can talk to Interpol regarding any cases. तो जो नोडल एजेंसी है वो CBI है विद रिगार्डिंग टू इंटरपोल. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ पूरा में से. देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट INS Mormugua. It is a Visakhapatnam class destroyer constructed by Mozango Dock Shipbuilders Limited. तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे इन द एडिटोरियल सेक्शन. Then next article talks about the panel which has been established by Maharashtra government to track the interfaith marriages. तो इसमें क्या इशू है, क्या आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रैशनल दिया था इसके पीछे कि it will help the victim of interfaith marriages, especially women, to seek out help from police, from NGO and from the counseling within the system. तो ये जो हेल्प होगा, क्या ज़रूरी है कि हर जो इंटरफेथ मैरिजेज होगा उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा? तो आर्टिकल बोलना चाह रहा है कि rather than giving out help, seeking out help, there will be cases of
objectification, and also the issue of violating uh, the couple's liberty. हर वक्त अगर उसको एक शक के दायरे में देखा जाएगा तो इसे जो लिबर्टी है कपल का वो भी हैम्पर होगा। तो ये कहना चाह रहा है आर्टिकल कि जो भी अगर कमेटी बनता है तो कॉशन से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज इट पुट्स अ लिमिटेशन ऑन द फ्रीडम ऑफ मेन एंड वुमेन। इससे पॉलिटिक्स का कम्युनलिज्म बढ़ सकता है, द रोल ऑफ सोसाइटी वो बढ़ जाएगा इन द पुलिस केस। प्लस क्या पुलिस को, क्या सरकार को या पुलिस को या सिस्टम को एक प्राइवेट रिलेशनशिप में इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये उस पर सवाल है आर्टिकल का, जो भी कहना चाह रहा है। बेसिकली इन वन लाइन दिस आर्टिकल सेज दैट जब the panel which has been formed can violate, can be misused, can be labeled, can be used against the couple of interfaith marriage. It can violate the freedom, their liberty under guaranteed by the constitution under article 21 by interfering in their life. ये हो सकता है। Further, next article talks about data bill. As India is taking leadership role in Industrial Revolution 4.0, there has been demand on Personal Data Protection Bill 2022. For the new draft of Digital Personal Data Protection Bill 2022 released by the Ministry of Electronics and Information Technology, the article says that it is well intended in the correct direction, but there are some issues regarding that. वहाँ क्रिटिसिज्म क्या क्या है? पहला है कि देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑन द रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, कि कौन होगा। सरकार रहेगा उसमें, द सरकार गवर्नमेंट विल अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, देयर विल बी इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट और नॉट। फर्दर देयर इज़ नो appellate authority given. Then third point is there will be issue regarding the independence वर्किंग ऑफ द रेगुलेटर। जो भी रेगुलेटर अगर इस्टेब्लिश किया जाएगा क्या वो इंडिपेंडेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, वो है तीसरा। चौथा पॉइंट है कि जो भी क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल डेटा है जिसको एक तरह से बताना चाहिए कि दिस इज़ ए क्रिटिकल डेटा, दिस इज़ नॉन क्रिटिकल डेटा, उसको सरकार ने अभी तक इसको अलग नहीं किया है, इसको एक ले चल रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ रिगार्डिंग डेटा सॉवरेंटी। जो भी डेटा कलेक्ट होता है फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय द ई-कॉमर्स कंपनी, सोशल मीडिया एक्सेट्रा, तो जो डेटा है क्या वो सर्वर इंडिया में है? वो नहीं है, वो सब बाहर है, फिनलैंड में है, यूएस में है, यूरोप में है। तो उससे क्या होता है कि सरकार को जब भी कुछ किसी का प्रोफाइल जाके निकालना पड़ता है या फिर रिगार्डिंग इशू ऑफ नेशनल थ्रेट सिक्योरिटी, तो दे हैव टू गो टू द सोशल मीडिया कंपनीज, दे हैव टू गिव लेटर्स, दे हैव टू टेक परमिशन from the court and court issues order to the social media companies regarding that। तो अगर इंडिया में रहेगा तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा से एक डेटा सॉवरेंटी को टच करेगा। मतलब से डेटा सॉवरेंटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिटीजन बिकॉज द बिग कॉर्पोरेशन आर accumulating data through ethical and also as unethical means, for example इंश्योरेंस कंपनीज, ई-कॉमर्स। बट हम लोग को नहीं पता है कि हाउ दे आर यूजिंग डेटा, दे आर सेलिंग डेटा टू द थर्ड पार्टी और नॉट, दे आर गिविंग डेटा टू द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्री और नॉट, ये पता नहीं है। तो डेटा टू कर्ब दिस इशू वी नीड फॉर डेटा नेशनलिज्म और डेटा लोकलाइजेशन, लेकिन वहाँ पर भी बैलेंस होना चाहिए। ज़्यादा डेटा नेशनलिज्म करेंगे तो चाइना बन सकते हैं कि कट आउट कर दे दुनिया भर से, लेकिन ज़्यादा अगर डेटा अगर बोलें कि कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म नहीं होगा
तो हो सकता है कि अपना जो सॉवरेनिटी है वो खतरे में आ जाए। तो इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इट विल ओनली इंश्योर It will also ensure the competitiveness of the cooperation and also the free flow of data, लेकिन साथ ही साथ इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट डेटा सॉवरेनिटी। तो इस पर चर्चा होना चाहिए जो ये बात कर रहे हैं बिल में। फर्दर दूसरा है कि ये बात कर लिया मैंने, अब डेटा फिडुशियरी दे कैन ट्रांसफर पर्सनल डेटा, लेकिन डेटा फिडुशियरी कौन है, इस पर भी ज़्यादा एक तरह से चर्चा होना चाहिए कि क्या जो डेटा ऑनलाइन आ रहा है, ऑनलाइन डालते हैं, फॉर एग्जांपल ट्विटर, फेसबुक, कहीं पर, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल और नॉट। तो देयर हैज़ टू बी ए क्लियर डिवीज़न बिटवीन द यूज़र एंड डेटा प्लेटफॉर्म, वो इस पर चर्चा है। तो मेनली जो 5 पॉइंट है पूरा आर्टिकल में वो है कि हम लोग 4th जनरेशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में पूरा बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ इंडिया को अगर लीडरशिप अगर लेना है तो जो अभी एक्ट आने वाला है या फिर जो अभी ड्राफ्ट है उसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, उस पर होना चाहिए क्लैरिटी। फर्दर इंडिपेंडेंट काम करेगा कि नहीं प्रोटेक्शन बोर्ड, रेगुलेटर, उस पर बात होना चाहिए। तीसरा एपल अथॉरिटी नहीं है, उस पर बात होना चाहिए। चौथा डेटा सॉवरेंटी का बात करना चाहिए और डेटा लोकलाइजेशन का बात करना चाहिए, ताकि जो डेटा कमांड है वो सिटीजन के पास रहे, कोर्ट के पास रहे, अपने सिस्टम के पास रहे। फर्दर 5वां पॉइंट की डेटा फिडुशियरी है, उस पर चर्चा करना चाहिए, क्या जो वो है इट इज़ पब्लिशर और प्लेटफॉर्म, इस पर इशू होना चाहिए। और 6th पॉइंट इज़ we have to invest more in creating data infrastructure such as UP is creating data center in Noida। उससे ज़्यादा क्या होगा कि लोग बाहर से इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में, और साथ ही साथ सॉवरेंटी वाला इशू है वो ख़त्म हो जाए। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द रिसर्च कैपेबिलिटी ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन like IIT, CSIR, Central University, DAE, NIT, ICAR, AIMS, DRDO, etc. IITs have increased their contribution from only 1% to 12% in 10 years and 15.8% in 2020. Whereas other institutions such as CSIR, its contribution has decreased. जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, 2 पॉइंट है जो याद रखना है, लिख सकते हैं कि 1/3 टोटल आउटपुट ऑफ जो नंबर है, मतलब शेयर आउटपुट ऑफ रिसर्च पेपर, वो आ रहा है प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है उससे। मतलब मोर देन 67% ऑफ टोटल रिसर्च आउटपुट इन इंडिया हैज़ बीन क्रिएटेड बाई द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। डेटा कहाँ से कहाँ तक है, 2001 से 2020 के बीच में। तो 67% ऑफ द जो टोटल रिसर्च डेटा है जो प्रोड्यूस कर रहा है वो इंडिया में, वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के अंदर से आ रहा है। IIT, CSIR, NIT, ICAR, AIM, फिर DRDO एक्सेट्रा। लेकिन सेंटर का जो स्पेंडिंग है वो मात्र 45%। तो 45% एक्सपेंडिंग करके 67.5% टोटल रिसर्च आउटपुट है। लेकिन जो अदर गवर्नमेंट है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर है, उसका स्पेंडिंग ज़्यादा है, लेकिन उसका जो नंबर है शेयर आउटपुट इन रिसर्च वो बहुत कम है। स्टेट गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है उसका शेयर 6.4% है, वेयर इज प्राइवेट का 36.8% है। तो ये इम्पोर्टेंट है बस। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट INS मोरमुगाओ। इट इज़ पार्ट ऑफ, पहले जो क्या है इसमें बात करते हैं कि कितने तरह का इसमें क्लास है। पहला है कोलकाता क्लास, दूसरा है दिल्ली क्लास, उसके बाद है विशाखापट्टनम क्लास। तो हर एक इवोल्यूशन है जो डिस्ट्रॉयर का। तो कोलकाता क्लास के अंदर में 3 डिस्ट्रॉयर है, INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई, जिसका कोड नेम 15A किया गया है।
कौन है 15A, प्रोजेक्ट 15A अगर बात की जाएगा प्रीलिम्स में तो डिस्ट्रॉयर है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आता है दिल्ली क्लास, उसमें INS दिल्ली, INS मैसूर, INS मुंबई है। उसके बाद क्लास आता है प्रोजेक्ट 15B, वो आता है विशाखापट्टनम क्लास। तो ये जो INS मोर्मुगांव ये INS, हाँ ये है विशाखापट्टनम क्लास का, दैट हैज़ बिन बिल्ट बाय मोजांगो डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो इसका स्पेसिफिकेशन क्या है ये बस जानना है। पहले तो पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट 15B क्या है, किससे रिलेटेड है, सबमरीन से है, एयरक्राफ्ट से, किससे है। तो ये एग्जाम्पल इसका आंसर होना चाहिए डिस्ट्रॉयर से, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर से। फर्दर इन स्पेसिफिकेशन वेपनरी, इट इज़ 163 मीटर लॉन्ग, इट हैज़ 7,300 टन डिस्प्लेसमेंट, और it has a multiple fire zone battle damage control system. Further, it can provide protection against chemical, biological, nuclear threat, और stealth भी है। It has 4 guns, 4 AK-630 guns and 127mm main gun. It has anti-submarine rocket launcher, torpedo launcher, and also it has helicopter. It can operate helicopter. तो बेसिकली इनके पास सब चीज़ है, एंटी एयरक्राफ्ट भी है, एंटी सबमरीन भी है, वॉरफेयर, गाइडेड मिसाइल है, स्टेल्थ भी है, सब एक्टिव। तो ये ओवरऑल जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस से ये जानना है कि INS मोर्मुगांव ये विशाखापट्टनम क्लास का है और प्रोजेक्ट 15B के अंडर में है। कौन बना है? तो मोजांगो डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। Then next article is very short one. The trade deficit is increasing. This shows, the article talks about that 32%, 32 billion है वो इंडिया एक्सपोर्ट किया था, लेकिन इंपोर्ट है 56 बिलियन। तो जो एक्सपोर्ट है इट ओनली ग्रो अराउंड 0.6%, वेयर एज द इम्पोर्ट ग्री अराउंड 6%, मोर देन 6%। तो उसे ट्रेड डिफिसिट बढ़ गया। क्यों बढ़ा है? तो उसका रीज़न है कि बाकी दुनिया में रिसेशन का अभी चल रहा है। इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर US, यूरोपियन आर आइदर इन रिसेशन और स्ट्रगलिंग टू ग्रो। उसे एक्सपोर्ट थोड़ा कम हुआ है, और साथ ही साथ जो डिमांड है इंडिया में, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। तो ओवरऑल इम्पोर्ट ग्रू जस्ट अराउंड 5.4% नवंबर, वेर एज एक्सपोर्ट ग्रू अराउंड 0.6%। ट्रेड डिफिसिट ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर स्टूड एट $196 बिलियन। ये बस जानना है। और मेजॉरिटी ऑफ द इम्पोर्ट है वो ऑयल और गोल्ड है ये। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट एसिड अटैक एंड उससे रिलेटेड जो भी इशू है। इसमें 4-5 पॉइंट है जो दिमाग में रखना है, जैसे कि हाउ कॉमन आर एसिड अटैक। क्या एसिड अटैक बहुत ज़्यादा है कि थोड़ा उसका डेटा क्या है? तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ नियर 100 200 ऐसे टाइप है। NCRB मेंटेन्स 150 एसिड अटैक केसेस वर रिकॉर्डेड इन 2019, 102 इन 2021। देन उसमें सबसे ज़्यादा 50% किसका है रोल? 50% इज़ कमिंग फ्रॉम 50% ऑफ द अटैक इज़ कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। फर्दर अप्रॉक्सीमेटली conviction rate is only 54% in all these cases. तो लॉ क्या है रिगार्डिंग एसिड अटैक? एसिड अटैक हैज़ नॉट बीन ट्रीटेड एज अ सेपरेट क्राइम, बट अमेंडमेंट हैज़ बीन कैरिड आउट इन IPC टू पुट एसिड अटैक अंडर सेपरेट सेक्शन ऑफ 326A, दैट इज मेंटेनिंग पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ अराउंड 10 years, और लाइफ भी हो सकता है। फर्दर तो एसिड कैसे सेल होता है, उसको रेगुलेशन कैसे किया जाता है? तो जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट टुक कॉग्निसेंस ऑफ एसिड अटैक एंड पास एन ऑर्डर दैट जो भी इरेगुलर है, मतलब कि इलीगल सेल है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और रेगुलेशन कैसे लाया जाए फॉर इन द सेल ऑफ कोरोसिव सब्सटेंसेस, HCl हो गया, H2SO4 हो गया एक्सेट्रा। तो MHA जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, दे इशूड एडवाइजरी टू द स्टेट्स इन वेज टू रेगुलेट द एसिड सेल अंडर मॉडल पॉइजन पोजेशन
सेल्स रूल 2013 अंडर पॉइजन्स एक्ट 1919। तो इसके अंडर में है रेगुलेशन ऑफ एसिड। अब इसमें क्या डायरेक्शन है कि कोई भी अगर सेल होता है एसिड का तो लॉग बुक मेंटेन होना चाहिए, रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए सेलर के द्वारा, और साथ ही साथ नाम लिखना चाहिए कौन खरीद रहा है आप और कितना मात्रा में खरीदा गया है। फर्दर फोटो आईडी कार्ड भी दिखाना होता है खरीदने के पहले। एंड बायर शुड बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज और सेलर आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर ऑल द स्टॉक्स ऑफ एसिड विद द STM। Further, other institutions such as laboratories, hospital, government department of public sector unit are required to keep and store acid, maintain a register of usage. तो कंपेंसेशन कितना मिलता है? कंपेंसेशन अराउंड 3 लाख एंड आफ्टर केयर इंक्लूडिंग रिहेबिलिटेशन कॉस्ट ऑफ दिस 1 लाख इज टू बी पेड ऑन 15 days। तो ये पूरा इशू है। तो 3-4 पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है इसमें से? इंपॉर्टेंट है कि अलग सा IPC नहीं किया गया था, लेकिन अभी अमेंडमेंट में IPC 326 के अंदर में आता है एसिड अटैक। फर्दर जो केसेस है वो 200-100 के अंदर में है, 1000 में नहीं है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश का है। थर्ड पॉइंट कि मॉडल पॉइजन पोजीशन सेल्स रूल किसके अंडर में? पॉइजन एक्ट 1990 के अंदर में है। तो एसिड अटैक का जो भी इशू है वो उसके अंडर एक्ट में आएगा। देन next article talks about increase in direct tax to 30.63 लाख करोड़। कितना होना चाहिए था? 11.35 लाख करोड़ होना चाहिए था, लेकिन अभी तक में 13 से ऊपर हो चुका है। दैट इंक्लूड्स कॉर्पोरेशन टैक्स एट 7 लाख करोड़ एंड पर्सनल इनकम टैक्स एट 6.35 लाख करोड़। फर्दर हमारे जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, वो कहते हैं कि जो दुनिया भर में डेवलप कंट्रीज़ है, इंडिया विल कंट्रीब्यूट अराउंड 10% ऑफ द टोटल इंक्रीमेंटल ग्रोथ ऑफ ग्लोबल पेट्रोकेमिकल डिमांड। ये बस है, कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। देन कमिंग टू December 18, 2022, the first article talks about on page number 9, the first article talks about लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट इशू है वो है जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल है क्या? तो हमें समझने का चाहिए कि जोनल काउंसिल इज़ अ काउंसिल विच आर स्टैट्यूटरी नेशन, जो एक्ट के अंदर में नहीं आता है, एक्ट के अंदर में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में नहीं आता है। दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। देयर आर अराउंड 5 जोन: नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न जोन। फर्दर, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वॉज क्रिएटेड अंडर सेपरेट एक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971. It includes असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय। तो ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है ईस्टर्न जोनल काउंसिल। तो क्या कहते हैं हमारे होम मिनिस्टर सर? वो बोलते हैं कि देयर शुड बी अ क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल टू कंट्रोल, टू चेक द फ्लो ऑफ नारकोटिक्स. The help of artificial intelligence can be used to control the flow of drugs. Further, there should be illumination of dark patches
in the Bangladesh border, so that real time information against infiltration can be provided. There should be coordination between security agencies, BSF and state police to track the infiltration and drug usage and drug trafficking etc. तो ये 2 पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है इसमें पहला है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल होना चाहिए, ये लिख सकते हैं। टू टैकलिंग क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन वे ऑफ कैसे टैकल करते हैं इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग को। और सेकंड है कि जो बात कर चुका है, जो कॉमन पॉइंट है वो है कि देयर शुड बी coordination among agencies, security agencies, and also artificial can be used in tracking the drug flow. Next article is on page number 13, which talks about sovereign gold bond and how it functions. RBI has announced the sovereign gold bond scheme of 2022-2023. तो इसमें क्या है कि ये क्या है, मतलब कि गोल्ड क्वांटिटी ऑफ गोल्ड फॉर विच द इन्वेस्टर पेज इज प्रोटेक्टेड, और उसमें कितना गेन हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 45%. इन्वेस्टर इज गेनिंग अराउंड 45% नाउ इन गोल्ड बॉन्ड. तो वो क्या क्या इशू क्या क्या है, तो गवर्नमेंट हैज़ इशूड गोल्ड बॉन्ड्स ऑफ अराउंड 96 टन, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 52,000 करोड़ एट करेंट मार्केट प्राइस. गोल्ड बॉन्ड है क्या, नेक्स्ट पॉइंट, गोल्ड बॉन्ड आर गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड. जो फिजिकल गोल्ड है तो उसी पर बेस्ड है गोल्ड बॉन्ड, जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है, बॉन्ड है एक तरह से. द इन्वेस्टर हैज़ टू पे द इशू प्राइस इन कैश एंड द बॉन्ड विल बी रिडीम्ड इन कैश ऑन मैच्योरिटी. बॉन्ड कौन इशू करता है, तो RBI ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. जो गोल्ड का फिजिकल फॉर्म है उससे क्या होता है कि गोल्ड घर पे रहता है. गोल्ड जब घर पे रहता है तो इसका कुछ इसको मिलता नहीं है रिटर्न. तो सरकार ने एक लाया था स्कीम कि जो गोल्ड घर पर रहता है उससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन खरीद लीजिए, ऑनलाइन बॉन्ड खरीदिए, उससे आपको रिटर्न मिलेगा, साथ ही साथ आपका जो गोल्ड है वो भी रिस्क फ्री रहेगा एक तरह से. तो ये है कि दीज बॉन्ड ऑफर अ सुपीरियर ऑल्टरनेटिव इन होल्डिंग गोल्ड इन फिजिकल फॉर्म. द रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज आर एलिमिनेटेड. घर पर रखने से चोरी का खतरा है, बैंक पर रखने से भी इशू है. तो अगर सरकार से आप ऑनलाइन अगर बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको भी एक रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी मिलेगा. फर्दर, इन्वेस्टर अश्योर्ड ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी एंड पीरियोडिकल इंटरेस्ट. इन्वेस्टर को, जो भी इन्वेस्टर है बोथ स्मॉल और लार्ज, उसको मार्केट वैल्यू गोल्ड मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा. इट इज़ फ्री फ्रॉम इश्यूज़ लाइक मेकिंग चार्ज. मेकिंग चार्ज लगता है अगर घर पे गोल्ड रखेंगे तो. प्योरिटी का इशू भी होता है, वो ख़त्म हो जाता है. तो क्या क्या टेन्योर है गोल्ड बॉन्ड का, इट इज़ 8 ईयर एंड ऑल्सो इट कैन बी रिडीम्ड आफ्टर 5 ईयर्स. तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. अब क्यों इशू करते हैं, तो यूज़ द लाइंग ऑफ अनयूज्ड फिजिकल गोल्ड, घर पे रखा हुआ है तो इसको यूज़ कर सकते हैं. और साथ ही साथ इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द गवर्नमेंट, ये है. और तीसरा है कि इट प्रोवाइड्स अ रिस्क फ्री ऑल्टरनेटिव टू द इन्वेस्टर for investing in a large project or longer project. तो यही है पूरा. Then next article talks about DISCOM and property to widen the GST payer base. Currently 1.4 टैक्स पेयर आर रजिस्टर्ड अंडर GST. तो अगर हम लोग डिस्कॉम को भी लेंगे
और साथ ही साथ प्रॉपर्टी टैक्स को भी लेंगे तो उससे नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड है वो भी बढ़ेगा, वो कम होगा, और जीएसटी पेयर उनका संख्या बढ़ेगा। उससे देयर विल बी अ इंक्रीज ए लेसन बर्डन ऑन एग्जिस्टिंग जीएसटी पेयर। वो कैसे होगा? तो पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर ये इशू किया जा सकता है। तो अभी गुजरात इज undertaking a pilot project of PAN-based linkage of businesses. Maharashtra is also doing by linking property tax data and geotagging business. Geotagging मतलब होता है सैटेलाइट डेटा से जो जियो टैग कहाँ पर बिजनेस है और साथ ही कितना जीएसटी वो पे कर रहा है, जीएसटी से इंक्लूड है कि नहीं। तो ये दो है। तो इसमें 2-3 पॉइंट जो है वो है कि फ्रॉम टेकिंग गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो जियो टैगिंग होना चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स डेटा को, इससे आसानी होगा टैक्स कलेक्शन में। दूसरा पॉइंट है जो कि पैन बेस्ड लिंकेज ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तीसरा है कि पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर ये होना चाहिए ताकि जीएसटी डेटा में और भी लोग को लाए। देयर हैज़ टू बी वाइडनिंग ऑफ जीएसटी डेटाबेस। That is for today. Thank you.